5 चुड़ैल बेटियों की गरीब माँ। 5 चुड़ैल बहनें भूख से व्याकुल होकर एक गांव में भटक रही थी। फिर वो जंगल जाकर छोटे मोटे जानवरों को खाकर अपना गुजारा चलाती हैं। तभी डकार मारकर चांदनी कहती है, आहा, अब जाकर चैन आया है। इतनी देर से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चलो किसी तरह तुम्हारी भूख शांत हुई, पर ये सब खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। शाकाहारी जो है शुरू से। ये तो बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। इस तरह से वो लोग जंगल में भटक कर जानवरों को खा लेते हैं। कुएं से पानी पीने पर लोग उनसे डर जाते थे, इसलिए जंगल के पास वाले कुएं के पास लोग कम ही आया करते थे। तभी सबसे छोटी चुड़ैल पीहू कांपते हुए कहती है, दीदी दीदी दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, तो इतनी कांप क्यों रही है? लगता है तुझे ज्यादा ठंड लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है तेरी? दीदी, इसे तो बहुत बुखार आ रहा है। ये ठीक कैसे होगी अब? पियो तो ये ओढ़ ले। एक औरत की शॉल रह गई थी, सोचा तेरी ठंड में कुछ तो कम होगी। ऐसा बोलकर आलिया चुड़ैल अपनी छोटी बहन को शॉल उड़ा देती है। पीहू चुड़ैल बुखार से तपकर बेहोश हो गई। ये देखकर चांदनी, आलिया चुड़ैल बहन रोने लग गई और मोनिका से कहती है, दीदी मुझसे पियो की ये हालत देखी नहीं जा रही, उसे किसी तरह से ठीक करो ना। ऐसा करो, उसके लिए कंबल और कुछ खाने की गर्म चीजें ले आओ जिससे वो ठीक हो जाए, सूप वगैरह। ठीक है दीदी, हम लेकर आते हैं। दोनों चुड़ैल बहनें गांव में जाकर कंबल और गर्म सूप की तलाश करती हैं। वहीं एक औरत भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कोई खाना दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कोई तो मदद करो। अरे वो आंटी भी कितनी परेशान है, उन्होंने इतने दिन से कुछ नहीं खाया। जैसे खाने को ना खाकर हमारी हालत हो रही थी, वैसे उनकी भी हो रही है। तभी उसी गरीब सुमन को वो चुड़ैल बच्चियां दिखाई दे रही होती हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर कहती है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आप हमें कैसे देख सकती हो? पता नहीं, पर तुम मुझे देख रहे हो। और तुम्हारी ये छोटी बच्ची क्यों रो रही है, बताओ मुझे। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई है, उसे ठीक करना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा कैसे। काश हमारे साथ कोई बड़ा होता जो हमारा ख्याल रखता। हमारी मम्मी नहीं है, इसलिए हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, ऐसे ही भटक रही हैं। मेरी 3 बहनें वहाँ जंगल में हैं। आप कुछ करिए ना, मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। तुम अकेले बेसहारा हो? हाँ जी, हम बेसहारा हैं, हमारी आत्मा भटक रही है, हम अकेले नहीं रह पा रहे। क्या आप हमारी माँ की तरह ख्याल रखेंगी? ये भी कोई कहने की बात है, मेरा भी कोई नहीं है। अब से तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या हुआ है उसे बताओ। पीहू को बहुत बुखार आया और बेहोश हुई है वो जब से। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक कंबल है, बस एक मुर्गी का इंतजाम कर लो, मैं उसे सूप बनाकर पिलाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगी। वो सूप गर्म होता है, इससे आराम मिलेगा उसे। इसका मतलब अब से हम आपको माँ बोल सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, अब तुम मुझे छोटी वाली बच्ची के पास लेकर चलो। हाँ ठीक है, मैं एक मुर्गा लेकर आती हूँ। आलिया, तुम माँ को जंगल में पीहू के पास ले जाओ। ऐसा कहकर चांदनी चुड़ैल गांव में जाकर मुर्गा ढूंढती है और आलिया गरीब औरत को जंगल में पीहू के पास ले जाती है। तब आलिया कहती है, माँ वो रही पीहू, वहीं पर है। आलिया, ये तो किसे ले आई है? और हम तो चुड़ैल हैं, हमें कोई देख नहीं सकता। फिर दीदी ये हमारी माँ है, पर अब से हमारे साथ ही रहेंगी। आपको ये हमें मांसाहारी खाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ हमारे साथ रहेंगे, हम माँ का ख्याल रखेंगे और माँ हमारा, जिसके बाद वो हमें संग गरम खाना भी बना कर खिलाएंगी। क्यों माँ? हाँ मेरी बच्ची। अच्छा तुम बता दो, तुम सबके नाम क्या है? माँ मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा नाम मोनिका है। मुझसे छोटी राधिका है और चांदनी तो आई नहीं है अब तक। वो कुछ लेने गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा, और आप जिसके साथ आई हैं उसका नाम आलिया है और जो बीमार है उसका नाम पीहू है। अरे मेरे पास कंबल है, मैं उसे उड़ा देती हूँ। तुम एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अम्मा मैं लेकर आती हूँ। तभी राधिका चुड़ैल बच्ची एक कटोरे में पानी ले आती है और सुमन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पीहू के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। इतने में चांदनी 2 मुर्गे लेकर आती है। वहीं सुमन जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाकर एक बर्तन में उसका सूप बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को पिला देती है। तभी पीहू कहती है, अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ा सा और मिलेगा? हाँ और रखा है, पी लो। तभी वो सब दोबारा से उस सूप को पीते हैं। तभी सुमन कहती है,
बच्चों, हम कब तक इस जंगल में ऐसे ही रहेंगे? कोई घर होता ना बर्तन है ना सामान है, और अगर तुम्हें शाकाहारी खाना खाना है तो उसके लिए राशन भी तो चाहिए। कैसे आएगा ये सब? ऐसे तो जंगल में खुले में रहोगे तो फिर कोई और भी बीमार पड़ सकता है। माँ, हमें एक पूजा विधि करनी होगी पांचों को मिलकर, उसके बाद हम सब में जादू आ जाएगा। उस जादू से हम आपको बहुत सारा राशन और घर भी ला सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सब तुम कर पाओगे? हाँ माँ, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। पांचों चुड़ैल बहनें 24 घंटे तक एक मूर्ति के आगे आंख बंद करके विधि करती हैं, जिसके बाद उस मूर्ति में से पांचों पर एक तेज रोशनी पड़ती है और सब आंखें खोलकर कहती हैं, दीदी, अब मुझे बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है। इस पेड़ को गिराकर देखूं? हाँ बिल्कुल। तभी चांदनी अपने हाथ से जादू निकालकर सामने के पेड़ को गिरा देती है। इस तरह चारों भी अपनी शक्तियों को आजमाती हैं। इसके बाद मोनिका अपने जादू से एक घर प्रकट करती है और राधिका घर में फर्नीचर लाती है। चांदनी रसोई में राशन भरती है, आलिया आसपास के फूल और गमले लगाती है और पीहू अपने जादू से खिलौने ले आती है। तभी आलिया कहती है, माँ देखो हमारा नया घर, इसमें हम पांचों आपके साथ रहेंगी। हाँ, घर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने की हर चीज भी है, पर तुम पांचों ठीक नहीं लग रही हो। देखो तुम्हारे नाखून कितने गंदे हो रहे हैं, दांत पीले हैं और बाल तो ऐसे लग रहे हैं पांचों के जैसे कि 10 साल से नहाई नहीं हो। अब से रोज नहाना है। हाँ नहीं नहीं माँ, हम तो चुड़ैल, हमें नहाने की क्या जरूरत है? मैंने बोला ना, अब से तुम नहाओगी और अच्छे से रहोगी। ठीक है माँ। तभी सुमन अपनी पांचों बेटियों के नाखून काट देती है और मोनिका राधिका के बालों को शैम्पू करके काट देती है। पांचों बहन नहा कर आती है, जिसके बाद वो बहुत सुंदर लगती हैं और उनकी बलाएं लेकर सुमन कहती है, आहा, अब लग रही है ना मैं पांचों मेरी बेटियां, और मेरी पीहू तो बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक में और 2 चोटी करके। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, तुम सब इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो पहले से। ऐसा कहकर सुमन पीहू के माथे पर चूमती है। माँ, आप पहले हमारे पास नहीं थी इसलिए हम इतने बेढंगे दिखते थे, पर अब आप हो। माँ, हमारे साथ छुपन छुपाई खेलो ना। हाँ बेटा, जरूर। तभी सुमन अपनी पांचों चुड़ैल बेटियों को आंखों पर पट्टी बांधकर ढूंढने की कोशिश करती है। तभी सुमन के सिर में लग जाती है। तभी उसकी 5 बेटियां आती हैं और उसके फूंक मारते हुए कहती हैं, माँ माँ, आप ठीक तो हो ना? आपके लगी तो नहीं? मैं फूंक मार देती हूँ। माँ, ज्यादा तेज लगी क्या दीवार? मम्मी, ओई 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 हो गई ना, मैं अभी दीवार की ओई ओई करती हूँ। अरे नहीं नहीं पीहू बेटा, इससे तुम्हारे लग जाएगी, रहने तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो चिंता ही करने लग गई मेरी पांचों बेटियाँ। माँ, अब हम दूसरा गेम खेलेंगे जिसमें आपको चोट ना लगे। मैं बताऊंगी वो गेम क्या होगा। तुम दोनों बड़ी हो ना, इसलिए राधिका, मोनिका, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी और चांदनी, आलिया, पीहू, तुम तीनों पढ़ोगे, समझे? ठीक है माँ। ऐसा कहकर सुमन दोनों बेटियों को रोटी सब्जी बनाना सिखाती है। बेटा गोल रोटी बनाओ और मोनिका सब्जी और पकाओ, कच्ची है अभी। ठीक है माँ। तुम तीनों ने पहाड़े याद किए तो सुनाओ अब। मम्मी, मैं सुनाऊं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 8। अरे बेटा, ये 3 तिये 9 होते हैं। अच्छा, 3 तिये 9। शाबाश मेरी बच्ची। माँ, अब रो क्यों रही हैं? इसलिए क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था तुम जैसी पांचों बेटी मिलेंगी। चुड़ैल हुई तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से मुझे माँ का सुख जो मिला है। इस तरह एक गरीब औरत अपनी 5 चुड़ैल बेटियों का सहारा बनकर उनके साथ खुशी खुशी रहती है और उन्हें खाना बनाने से लेकर पढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई, उन्हें सब कुछ सिखाती है। भूतिया पेन। स्कूल की घंटी बजने के साथ सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और 10 वर्षीय नीलू स्कूल का बस्ता टांगे घर चल पड़ती है। सुनसान सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी जोरों शोरों से आवाज लगाकर कह रहा होता है, कलम ले लो कलम, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, कलम ले लो। नीलू उस बूढ़े आदमी के पास दौड़ी चली आती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ तो कितने सुंदर रंग बिरंगे पेन हैं। काका, ये पेन कितने का है? 10 रुपए के 2 पेन है बिटिया। कहो कौन सा पेन दूं, ये नीला, काला या ये गुलाबी वाला?
एक साथ सैकड़ों पेन को देखकर नीलू उलझन में पड़ जाती है कि आखिर कौन सा पेन खरीदे। तभी उसकी नजर लकड़ी से बने एक पेन पर जाती है, जिसे देखकर वह कहती है, अरे वाह, ये लकड़ी का पेन बाकी सभी पेन से एकदम अलग और सुंदर है, मैं यही खरीदूंगी। ये सुनकर वह आदमी हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं, ये पेन तुम नहीं खरीद सकती बेटा। क्यों नहीं खरीद सकती? मुझे यही पेन चाहिए। उसके लाख आनाकानी करने के बावजूद भी नीलू जिद पर अड़ जाती है और उस आदमी के हाथों में पेन की कीमत थमाकर पेन उठाकर चल देती है। उसके जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है, जिस पेन को उस लड़की ने अपने रोमांच की खातिर खरीदा है, उसे इस बात की खबर भी नहीं है कि वो कोई साधारण पेन नहीं, बल्कि एक भूतिया पेन है। नीलू जैसे ही घर आती है, उसकी माँ मीनल कहती है, अरे आ गई मेरी लाडली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। नीलू खाने की थाली लिए कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है और बस्ते से उस पेन को निकाल कर देखते हुए कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं इस पेन से खेलना चाहती हूँ। नहीं, मैं इससे चित्र बनाऊंगी। पेंटिंग बुक निकाल कर नीलू कहती है, क्या बनाऊं? हाँ, मैं इससे एक बर्गर बनाऊंगी। ये बोलकर वह उस पेन से एक बर्गर का चित्र ड्रॉ करती है। तभी एक तेज रोशनी कमरे में छा जाती है और वह असली का बर्गर बनकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे देख वह चौंक कर कहती है, आहा! अरे ये बर्गर तो पेंटिंग से बाहर निकल आया है, मतलब ये पेन एक जादुई पेन है। अरे वाह, अब मुझे माँ का बनाया ये बेस्वाद घास फूस नहीं खाना पड़ेगा। भूतिया पेन से बने चित्र को असलियत में बदलता देखकर नादान नीलू उसे जादुई पेन समझने की भूल कर बैठती है और उस पेन से अपने लिए कई कपड़ों का चित्र, खिलौने का चित्र भी बनाती है, जो असली का बनकर पेंटिंग बुक से बाहर निकल आती है। फिर वह थककर उस पेन को पेंटिंग बुक के बीच रखकर टेबल पर छोड़कर सो जाती है। आधी रात टेबल के खड़कने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और वह उठकर कहती है, ये इतना तेज शोर कैसा था? लगता है बाहर मौसम खराब हो रहा है, तभी खिड़कियां शोर मचा रही हैं। इतना कहते हुए वह दोबारा से सो जाती है और भूतिया पेन ड्राइंग बुक से निकलकर टेबल से लुढ़ककर जमीन पर तेजी से चलने लगता है। आवाज सुनकर नीलू उठ जाती है और फर्श के चारों ओर खून की कतार देखकर आंखें बड़ी करके डरते हुए कहती है, माँ, जल्दी आओ माँ। आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे में आ जाती है और दोनों की नजर एक साथ उस भूतिया पेन के कारनामे पर पड़ जाती है, जिसे देख मीनल कहती है, ये कैसा भूतिया पेन है जो खून की स्याही से जमीन सराबोर कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि वह भूतिया पेन के तह तक पहुंचते, पेन के अंदर से एक डरावना भूत बाहर निकलकर हंसते हुए कहता है, अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारे खून से स्याही बनाऊंगा। फिर वह भूत को दरवाजे में बंद करके बाहर निकलकर गांव वालों से मदद की गुहार लगाते हुए कहते हैं, अरे किशन भाई साहब, किशोरी चाचा, भीमा, हरिया, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। मीनल की आवाज सुनकर सभी जन बाहर निकलकर कहते हैं, अरे क्या बात है, आधी रात के इतना हड़कंप क्यों मचा रही हो? हाँ नीलू की अम्मा, तुम इतनी डरी और घबराई हुई क्यों लग रही हो? गजब हो गया चाचा, मेरी बेटी नीलू गलती से एक भूतिया पेन खरीद कर ले आई है, उसमें से एक बड़े ही भयंकर भूत का बसेरा है। चलो चल कर देखते हैं। मैं मशाल लेके आता हूँ, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सभी जन हिम्मत करके अंदर कैद भूत के दरवाजे को खोलते हैं और भूत तहलका मचा कर कहता है, आज मैं तुम सबको मारकर तुम्हारी आत्माओं को अपने भूतिया पेन में कैद कर लूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू हम सबको डराएगा और हम भाग जाएंगे? तू सिर्फ एक अकेला भूत है और हम इतने सारे लोग तुझे यहीं भस्म कर देंगे। ऐसा सुनकर भूत बौखलाकर पेन के अंदर समा जाता है और पेंटिंग बुक का पन्ना हवा के झोंकों से खुल जाता है और भूतिया पेन अपने आप उस पर नरभक्षी चुड़ैल और एक खूंखार भेड़िया का चित्र बनाता है और भूत पेन से बाहर निकलकर कहता है, तुम्हारा रचनाकार तुम्हारा आवाहन करता है, बाहर निकलो, अब इनसे निपट कर दिखाओ तो जानू। तेज रोशनी के साथ दोनों आदमखोर पन्ने से बाहर निकल आते हैं और भूतिया भेड़िया गुर्राते हुए कहता है, कहिए हमारे मालिक, क्या हुक्म है? जाओ और उस मशाल के लौ के साथ इसे जिंदा या मुर्दा करके अपनी भूख मिटा लो। भेड़िया तेजी से दौड़कर किशन के गर्दन पर बेरहमी से हमला करके उसके शरीर के चित्थड़े कर देता है और किशोर कहता है, पहले तो हमारा सामना सिर्फ एक भूत से था,
पर इसने अपने भूतिया पेन से इस खूंखार भेड़िया और चुड़ैल को भी अस्तित्व दे दिया। तो क्या अब हम सब भी मारे जाएंगे? जाओ दिलरुबा चुड़ैल, इन सब को भी मौत की नींद सुला दो। मेरा दिल जिस भूत पर फिदा है वो दिलरुबा है, मेरी दिलरुबा है। चाचा कुछ सोचिए, चुड़ैल हमारी तरफ बढ़ रही है। चुड़ैल उन पर वार करने वाली होती है, तभी बूढ़ा आदमी वहाँ आकर कहता है, रुक जाओ, दूर हटो। अरे इन बेगुनाहों को मारकर तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? भूत, अब तो रोक दो ये मौत का खेल। रुक जाओ मेरे कठपुतलियों। भूत का हुक्म मानकर दोनों रुक जाते हैं और भूत कहता है, ये मौत का खेल मैं अपने शौक से नहीं खेल रहा, मैं भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। पर आखिर तुम इस पेन में कैद कैसे हुए? मैं बताता हूँ। सोहन एक अनपढ़ व्यक्ति था, इसलिए कोई भी उसे काम नहीं देता था, जिससे परेशान होकर वह जंगल में बांस के पेड़ के नीचे बैठकर कहता है, काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मेरे पास कोई छोटा मोटा काम तो होता। इस दुनिया में शिक्षा का बहुत महत्व है। तभी उसके पास बांस का एक सूखा पत्ता गिरता है और वह कहता है, क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी को छीलकर कलम बनाकर बेचूं? सफल होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अनेकों पेन बनाकर उन्हें बेचने निकल पड़ता और कहता है, मेरे हाथ का बनाई यह कलम सबसे सुंदर है, इसको मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। ये कहकर वह हड़बड़ी में बिना देखे सड़क पार कर रहा होता है कि एक ट्रक उसे बेरहमी से कुचल कर चला जाता है और उसके खून के छींटे से उसका पसंदीदा पेन पूरी तरह सन जाता है, जिसके साथ उसकी आत्मा उसमें कैद हो जाती है। और फिर मैंने इस बूढ़े इंसान की पेन की दुकान देखी और उस पेन के ढेर में जा बसा। लेकिन आखिर तुम्हें मुक्ति मिलेगी कैसे? जैसे तुम इस भूतिया पेन को आग लगाओगे, मेरे बनाई चुड़ैल और भेड़िए का नामो निशान मिट जाएगा और कलम की स्याही जैसे ही आग की लपटों में सनेगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर वह भूतिया पेन को आग लगा देते हैं और भूत के कहे अनुसार वह मुक्त हो जाता है और भूतिया पेन का किस्सा भी सदा के लिए खत्म हो जाता है। 3 चुड़ैल का जादुई दर्पण। रात का समय होता है। दिन भर की मेहनत करने के बाद गांव के सभी लोग चैन की नींद लेकर अपने घरों में सो रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में एक परिंदा भी गांव में नजर नहीं आता। तभी गांव के एक जंगल के अंदर एक गुफा में 3 चुड़ैल नींद से जागती हैं। अरे वाह, रात हो गई है। जैसे गांव के लोगों की सुबह होती है वैसे ही हम चुड़ैलों की रात होती है। अरे हम अपना धमाल मचाएंगे, सभी गांव वाले सो गए हैं। चलो कुछ खुराफाती करते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलो अपने अपने जादुई दर्पणों को निकालो और अपना हुलिया ठीक करो। वो तीनों चुड़ैलें तुरंत अपना जादुई दर्पण निकालती हैं और अपने अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी हो जाती हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल से सुंदर नारी बन जाती हैं। वो तीनों इतनी खूबसूरत नजर आ रही होती हैं जैसे कोई चांद का टुकड़ा जमीन पर आकर गिर गया हो। देखा, मेरी खूबसूरती ने तो चारों तरफ 4 चांद लगा दिए। अपनी खूबसूरती की बात कर रही हो? मेरी खूबसूरती को देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरे जितना खूबसूरत यहाँ कोई भी नहीं। अरे अब क्या ऐसे ही खूबसूरती का ढोल पीटती रहोगी? चलो यहाँ से चलते हैं, अभी तो हमें अपना शिकार भी ढूंढना है। वो तीनों चुड़ैलें अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैलें गांव के मर्दों को अपना शिकार बनाती हैं और उनकी गर्दन पर अपने नुकीले दांतों को गाड़ कर उनका खून पी लेती हैं। क्या बात है, खून पीकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में एक एनर्जी सी आ गई हो। अरे ऐसा ही तो होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी खून ही बढ़ाता है, ऊपर से हम लोग चुड़ैल जो हैं। क्या बात है, मेरा तो मन कर रहा है और मर्दों का खून पी लूं, लेकिन हमें डिस्को के लिए देर हो रही है। क्या कहा, डिस्को? डिस्को जाना है अब तुम चुड़ैलों को? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपने वाले गाने पर थोड़ा सा ठुमका मार लूंगी। मन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तुम तीनों देखना, जैसे ही मैं डिस्को में जाऊंगी तो सभी भूतिया मर्द मुझे देखकर गाना गाएंगे, पबली बदमाश है, पबली बदमाश है। जब तुम दोनों अपने गानों पर नाचोगी तो मैं भी अपने गाने पर अपनी कमर हिला लूंगी। शीला शीला की जवानी।
वो तीनों चुड़ैल जोर जोर से हंसती हैं, जिसके बाद वो गांव के शमशान घाट पर पहुंच जाती हैं, जहां भूतों का डिस्को डांस चल रहा होता है। जैसे ही शमशान घाट के सभी भूत उन तीनों को देखते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं। हाय हाय हाय, देखो तो सही, आज तो हमारे भूतिया डिस्को डांस में तीनों डांसर आई हैं, शीला, मुन्नी और बबली। अब होगा असली कमाल। अब ये तीनों एक साथ ही अपना ठुमका मारेंगी और हमारा मनोरंजन करेंगी। शीला, मुन्नी और बबली तीनों सभी भूतों के बीच में जाकर नाचने लगती हैं। देखते ही देखते वो तीनों चुड़ैल अपना समय भूल जाती हैं, जिसके बाद बबली को अचानक से याद आता है। अरे ये क्या, 4 बजने वाले हैं, चलो अब हमें चलना चाहिए। बबली के इतना कहते ही तीनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वे तीनों गायब होकर अपनी गुफा में वापस पहुंच जाती हैं। उनकी गुफा में वापस आते आते वो तीनों चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं। अरे और कब तक हमें इस तरह 4 बजते ही अपना मुंह छुपाना होगा? ये जादुई दर्पण हमें कब इस श्राप से मुक्त करेगा? तुम जानते हो ना, जब तक हम पूरे 100 मर्दों का खून नहीं पी लेते, तब तक हमें इस जादुई दर्पण से छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी तो केवल 51 मर्दों का ही खून पिया है हम लोगों ने, अभी तो हमें और मर्दों का खून पीना होगा। वे तीनों चुड़ैल वापस से गुफा में सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को गांव में मर्दों की फिर से लाश दिखाई पड़ती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करते हैं। हे भगवान, फिर से देखो, उन चुड़ैलों ने गांव के मर्दों का खून पी लिया। आखिरकार ये चुड़ैल चाहती क्या है और क्यों हमारे गांव के मर्दों का खून पीती जा रही है? अब तक इन्होंने पूरे 51 लोगों का खून पी लिया है और पता नहीं कितने मर्दों का खून पी कर मारेंगी। अरे मैं तो कहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके अघोरी बाबा को बुला लो, नहीं तो ये चुड़ैलें गांव के एक भी मर्द को नहीं छोड़ेंगी और हम सभी विधवा हो जाएंगी। तुम सही कहती हो बहन, हमें अघोरी बाबा को तो बुलाना ही होगा। गांव के सभी लोग ऐसा सोचकर अघोरी बाबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं। देखते ही देखते रात होने लगती है। जैसे ही घड़ी के अंदर 12 बज जाते हैं, गुफा के अंदर वे तीनों चुड़ैलें नींद से जाग जाती हैं और अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी हो जाती हैं। बस थोड़ा सा और मर्दों का खून मिल जाए तो हमारा ये श्राप टूट जाए। मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना, मेरी खूबसूरती में कोई कमी तो नहीं है? जब तक हम मर्दों का खून पी रहे हैं, हमारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आएगी। वो तीनों चुड़ैलें गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो गांव के कुछ मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग अघोरी बाबा के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं, बाबा हमारे गांव को बचा लो, हमारे पतियों की जान खतरे में है। वो चुड़ैलें पहले ही 51 मर्दों का खून पी चुकी है, अब पता नहीं और कितने मर्दों का खून पिएंगी। अघोरी बाबा अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उन चुड़ैलों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिख गया मुझे, वो चुड़ैल तुम्हारे गांव के एक भी मर्द को नहीं छोड़ेगी। उन चुड़ैलों को पूरे 100 मर्दों का खून पीना है, जिसमें से अभी केवल 51 मर्द ही हुए हैं। आखिरकार वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है और वो हमारे गांव के मर्दों का खून क्यों पी रही है? क्योंकि उन तीनों को बहुत खूबसूरत होना था, जिसके चलते उन्होंने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और जादुई दर्पण में अपनी बदसूरती को कैद कर लिया। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से जादुई दर्पण ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके चलते अब उन्हें पूरे 100 मर्दों का खून पीना होगा। तब जाकर जादुई दर्पण उन्हें हमेशा के लिए खूबसूरत बनाएगा। बाबा, इसका कोई तो तोड़ होगा। हाँ बिल्कुल है, अगर हम उन जादुई दर्पणों को तोड़ दें तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम गांव वाले अपने गांव जाकर उन बेकसूर मर्दों को बचाओ, मैं उनके दर्पण तक जाने की कोशिश करता हूँ। अघोरी बाबा की बात मानकर गांव के सभी लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपने गांव में 3 चुड़ैल को देखते हैं। वो चुड़ैल बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। जैसे वो मर्दों का खून पीने वाली होती हैं, गांव की औरतें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। हमारे होते हुए तो हमारे मर्दों को इस तरह नहीं मार सकती। हम अपने पतियों की ढाल बनकर खड़े हैं। इन्हें कुछ करने से पहले तुझे हमारा सामना करना होगा। वो 3 औरतें अपने हाथों में मशाल जलाकर उन चुड़ैलों का सामना कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 3 जादुई दर्पण दिखाई देते हैं।
आखिरकार मुझे इनके जादुई दर्पण मिल ही गए। अब मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए। अघोरी बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों चुड़ैल गांव की औरतों को अपनी शक्तियों के द्वारा मारने ही वाली होती है, लेकिन इतने में तांत्रिक बाबा जादुई दर्पणों को उठाकर तोड़ देते हैं। जादुई दर्पण के टूटते ही वो तीनों चुड़ैलें भी जलकर राख हो जाती हैं, जिसके बाद से गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं।